नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो सीईटी में ग्रुप सी और डी वाला जो एग्ज़ाम होगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि पहले भी एग्ज़ाम हुए थे, यहाँ से बहुत बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहले तो हम आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन जैसे को करने वाले हैं, और उसके बाद में आपके पूर्व वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। तो और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी हरियाणा में स्टेट वाला जो एग्ज़ाम दिया था, तो उनकी जो है यहाँ पर अब बायोमेट्रिक चल रही है। तो 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आप अपने ज़िले में अपनी जो बायोमेट्रिक है वो करा सकते हैं। अगर आप अपनी बायोमेट्रिक नहीं कराएंगे, जिनका पास हुआ है, जिनके पर लिखा हुआ है आया है कि आपने जब बायोमेट्रिक करानी है तो अपनी बायोमेट्रिक आप करा ले, नहीं तो आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा। फिर आपको आप भिवानी बोर्ड जाना होगा बायोमेट्रिक के लिए, तो इसलिए अपने ज़िले में ही आप अपनी बायोमेट्रिक करा लें। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ ही ये जो हिसार वाले हैं, इनका सेंटर चेंज हुआ था, इसके ऊपर ये वीडियो हमने बना दी है और आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन है, हांसी के दुर्ग का निर्माण ये इनमें से किन के द्वारा कराया गया था? अजयपाल, अनंगपाल, विग्रहपाल या फिर पृथ्वीराज तृतीय। आपकी बार स्टेट में भी आया हुआ था इसमें से एक क्वेश्चन। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो हांसी जो है इसके दुर्ग का निर्माण कराया गया था अनंगपाल जैन के द्वारा, अनंगपाल प्रथम के द्वारा। और इस दुर्ग को पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहा जाता है। और हरियाणा का ये जो ऐतिहासिक दुर्ग है, ये मुगल, सिख और अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में भी रहा है। जॉर्ज टॉमस जो थे, इन्होंने हांसी को अपने साम्राज्य की राजधानी और दुर्ग को प्रशासन का मुख्यालय बनाया था। और इसकी जो आकृति है वह चंद्र आकार की है, और इसमें घुड़साल, पानी के टैंक और मस्जिदें बनी हुई हैं। और जॉर्ज टॉमस जो थे, इनके शासनकाल में यहाँ पर एक टकसाल भी स्थापित की गई थी, मतलब जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। इसके बाद हांसी के आसीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी शताब्दी में कराया था? 15वीं, 12वीं, 14वीं या 17वीं शताब्दी में? और इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो हांसी के में जो आसीगढ़ का किला है, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में इसका जो निर्माण है वो कराया था। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे तलवार का किला भी कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है तलवार का किला कौन सा है, तो यही है आसीगढ़ का किला। और पृथ्वीराज चौहान जो इन्होंने गोहाना में भी एक किले का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो इसमें क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इसको बनाया गया हांसी के किले को, और इसके साथ इसे तलवार का किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, हांसी में स्थित जो आसीगढ़ का किला है, जो 12वीं सदी में बनाया गया था, वो कहलाता है लाठियों का, तलवार, कुल्हाड़ी, चाकुओं का किला। तो क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाता है तलवार का किला, जो कि ये ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट आ जाता है, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। वैसे तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जो इनको पूछा जा चुका है। तो गोहाना में किले का निर्माण कराया गया था अकबर, हर्षवर्धन, हेमचंद्र या पृथ्वीराज चौहान जैन के द्वारा। और इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी है। तो गोहाना में किले का निर्माण किन्होंने कराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। तो इन्होंने आसीगढ़ का किला भी बनवाया था ये, और इसके अलावा जो है ये गोहाना में भी जो एक किला इन्होंने बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। इसके बाद है टोहाना का निर्माण कराया था। अब ये पृथ्वीराज द्वितीय थे, अनंगपाल, अजयपाल या विग्रहपाल। टोहाना दुर्ग, तो टोहाना दुर्ग जो है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन है हमारा बी। कौन थे? अनंगपाल। तो इस दुर्ग का निर्माण दिल्ली के तोमर वंश के शासक थे अनंगपाल तोमर, इन्होंने टोहाना में करवाया था, टोहाना फतेहाबाद में। यद्यपि ये सम्राट अनंगपाल ने अपनी वंश परंपरा की मान्यता के अनुसार इस स्थान का नाम तुराना रखा था, तुराना ये रखा था इन्होंने, लेकिन कालांतर में इसका नाम टोहाना हो गया। और इस दुर्ग की आकृति अर्धचंद्राकार है, और इस दुर्ग की विशेषता है कि इसमें पानी की एक बावड़ी भी है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबल ने
इस दुर्ग का जीर्णोद्धार कराया था और तैमूर लंग ने 1398 में इस दुर्ग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो इस समय तो ये खंडर बन चुका है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने टोहाना दुर्ग का जीर्णोद्धार कराया था? तो ये टोहाना दुर्ग का जीर्णोद्धार इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? तो ये थे बलबन। नेक्स्ट आ जाता है, किस बाह्य आक्रमणकारी ने टोहाना दुर्ग को नष्ट कर दिया था? चंगेज का, महमूद गजनी, तैमूर लंग या अहमद शाह अब्दाली। कौन थे? तो बाह्य आक्रमणकारी थे ने टोहाना दुर्ग को नष्ट कर दिया था, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो कौन थे ये? तैमूर लंग। इसके बाद है रामगढ़ किला। इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? परमार, चंदेल, चौहान या तोमरों ने? रामगढ़ किले का तो इसमें हमारा ऑप्शन है सी वाला, सॉरी ये जो है सी वाला। तो रामगढ़ के किले का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो ये था चंदेल, जो चंदेल है इन्होंने। रामगढ़ का किला कहाँ पर है? ये जब आप चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो क्योंकि अलग हाईवे बना हुआ है तो उस पर आता है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ से पहले, मतलब जब पंचकुला जाते हैं पंचकुला से पहले आता है रामगढ़ का किला, ही तो पंचकुला में है ही। तो इसका निर्माण चंदेल वंश के जो राजपूत शासक थे इन्होंने कराया था और ये किला 350 साल पुराना है। इस किले के कुछ भाग पर आज भी चंदेल राजवंशीय परिवार का अधिकार है और शेष भाग पर हरियाणा पर्यटन विभाग का अधिकार है। हरियाणा पर्यटन विभाग जो है इन्होंने यहाँ पर एक हेरिटेज होटल बना रखा है। और रामगढ़ का जो किला है इसके मुख्य द्वार की ऊंचाई है 37 फुट की, जो एक रिकॉर्ड भी है, मतलब बहुत ऊंचाई है। यहाँ पर शोले फिल्म जो थे वो भी बनी थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, तो इसमें तो ऑप्शन जो है सी वाला हो जाएगा। तो ये कौन थे? चंदेल, जो थे चंदेल थे। नेक्स्ट है तरावड़ी का किला, हरियाणा के कौन से जिले में है? करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा या पानीपत में? तो ये किला जो है ये करनाल में है, तो इसमें ऑप्शन बनेगा ए वाला। तो ये जो किला है करनाल जिले के तरोड़ी स्थान पर है और इस किले को पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके द्वारा बनाया गया था। आज भी है ये किला और एक ऐतिहासिक शहर भी है तरावड़ी और युद्ध के लिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर युद्ध भी हुआ था। तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, 1191 में ये पहला युद्ध था। फिर 92 में भी हुआ था, 2 युद्ध हुए हैं यहाँ पर 1191 92 में। तो तरोड़ी में औरंगजेब ने 4 दीवारी के अंदर एक तालाब और मस्जिद का निर्माण भी कराया था, जो आज भी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसके बाद दिल्ली गेट, नागौरी गेट, तालाकी गेट एवं मोरी गेट, ये किस जिले में है? पलवल के दुर्ग में, हिसार, गोहाना या शेख जिले के मुकाबले में? कहाँ पर है ये? तो जो कि ऑप्शन बी में है। तो दिल्ली गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट जो है कहाँ पर है? हिसार के किले में है। और हिसार के किले की अगर हम बात करें तो हिसार का जो किला है इसको फिरोज शाह तुगलक जो है इनके द्वारा 1354 में कराया गया था। इसका निर्माण 1354 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और इसकी जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिसार किले के मुख्य आकर्षण का केंद्र नहीं है? अब नहीं में पूछ लिया गया है यहाँ पर। तो हिसार किले में मुख्य आकर्षण का केंद्र नहीं है, वो जामा मस्जिद है, गुजरी महल है, लाल मीनार है या शेख चिल्ली का मकबरा है। तो कौन सा है जो ये कि मुख्य आकर्षण का केंद्र नहीं है? अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा? तो डी वाला हो जाएगा। हिसार किले में मुख्य आकर्षण केंद्र नहीं है शेख चिल्ली का मकबरा, क्योंकि शेख चिल्ली का मकबरा है ही नहीं यहाँ पर। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है, तानेसर में, तो इस कारण से ये अलग है। इसके बाद है गोजरी महल। ये गोजरी जो थी ये राजा की प्रेमिका थी तो उसके याद में बनाया गया था ये।
तो गुजरी महल किस नगर में है? हिसार, रेवाड़ी, हंसी या नारनौल में? तो इसके बारे में देखते हैं, तो ऑप्शन है हमारा ए वाला। तो कहाँ पर है गुजरी महल? ये हिसार में है। फिरोज शाह जो तुगलक थे, इन्होंने अपनी प्रेमिका गुजरी की लिए बनवाया था ये। और ये जो महल है आयताकार आकृति में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पलवल दुर्ग। अब इसको मटिया किला, पटिया, जटिया, गोवाना क्या कहा जाता है पलवल दुर्ग को? तो पलवल दुर्ग की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन है ए वाला। तो पलवल दुर्ग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मटिया किला। और इसका निर्माण किन के द्वारा कराया गया था? इसका निर्माण कराया गया था शेरशाह सूरी के समय में। और इसके पास में एक सरोवर भी बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नवाजपुर किला। ये पलवल, नारनौल, नुहू या हांसी कहाँ पर है नवाजपुर का किला? तो नवाजपुर का जो किला है, तो जो कि ऑप्शन सी में है। तो कहाँ पर है ये? नारनौल में। नारनौल से करीब 10 किलोमीटर दूर है ये। और ये नवाजपुर गांव है, तो इसमें मुगलों के जागीरदार नवाज अली जो थे, इन्होंने कराया था। तो नाम भी आसानी से याद रह जाएगा, नवाजपुर किला या जो ये नवाज अली जो थे, इन्होंने कराया था। और इस किले की दीवारें पत्थर की है, जो कि 3 फीट चौड़ी और करीब 20 फीट ऊंची है। अगला क्वेश्चन है, नवाजपुर किले का निर्माण कराया था? अभी निजाम खान, नवाजुद्दीन अली, नवाज अली या कोई भी नहीं। तो नाम पर ही है नवाज अली। इसके बाद है फतेहाबाद किले का निर्माण दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान ने कराया था? फतेहाबाद किले का गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी? तो फतेहाबाद किले का निर्माण दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान ने कराया था? तो यह कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कब हुआ था? 14वीं सदी में, 14वीं शताब्दी में यह कराया गया था ये। और इसको शेर शाह का किला भी कह देते हैं। और इसी किले के प्रांगण में फिरोज शाह तुगलक के आध्यात्मिक गुरु मीर शाह पीर की कब्र भी है। तो इनके गुरु का नाम भी आप याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक के आध्यात्मिक गुरु थे मीर शाह। और मुगल बादशाह हुमायूं के द्वारा ये नमाज अदा किए जाने के कारण इसे हुमायूं की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। और इस किले में 1868 में खैरुद्दीन नंबरदार के द्वारा एक मस्जिद का निर्माण भी कराया गया था। और इस किले में 15 से 16 फीट ऊंचाई पर एक स्तंभ भी बना हुआ है, जिस पर संगमरमर की 5 इंच चौड़ी पट्टी लगी हुई है। और इस स्तंभ को फिरोजी लाट के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ जो इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि स्तंभ का संबंध जो मौर्य सम्राट है अशोक, इनसे है। इसके बाद फतेहाबाद के किले को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है? हुमायूद्दीन पनाह, शेरशाह का किला, अफगानी किला? तो फतेहाबाद के किले को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है? तो शेरशाह का किला। इसके बाद लोहार दुर्ग का निर्माण कराया था अर्जुन सिंह भोपाल, गुरुदत्त अजीत सिंह ने लोहार दुर्ग का निर्माण। तो इसका जो निर्माण जो कराया गया था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन 1 में है, कौन थे? अर्जुन सिंह। कब कराया था इन्होंने? 1570 में। 1570 ईस्वी में अर्जुन सिंह के द्वारा कराया गया था। और ये अर्जुन सिंह लोहारू के संस्थापक राव नरहर दास के वंशज थे। और इस समय तो ये भिवानी में है किला। और 1805 से 1947 तक लोहारू रियासत पर मुस्लिम जो शासक थे, इनका आधिपत्य था। और उसके बाद में ये किला मुस्लिम शासकों के अधिकार में आ गया था। और इस किले की जो मुख्य विशेषता है, इसमें स्थित दीवान ए खास एम शीश महल और भोपाल सिंह का चबूतरा और कुत्ते की छतरी, ये इसी दुर्ग में है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से एक लोहारू दुर्ग के प्रांगण में नहीं है? भोपाल सिंह का चबूतरा, दीवाने खास, शीश महल, झरोका दर्पण? अब नहीं में पूछा गया है इसमें, तो यही नहीं है इसमें झरोका। इसके बाद आ जाता है तावड़ू का किला। ये कहाँ पर है? जज्जर, बल्लभगढ़, महेंद्रगढ़ या नुहू? तावड़ू का किला। तो इसकी बात करते हैं तो ऑप्शन है डी हमारा।
तो तावड़ू का किला हरियाणा के कौन से जिले में है? तो ये नूहू में है। और ये किला जो है कालांतर में राजा नाहर सिंह का किला भी कहलाया। और इस किले के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई है और तावड़ू की पश्चिमी दिशा में अनेक जहाँ गुंबद भी बने हुए हैं, जिनसे संभवतः मुगलकालीन शासकों ने ये बनवाया हो। और इस समय तो तावड़ू के किले को पुलिस थाना बनाया गया है। इसके बाद अब फर्रुखनगर किले का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद खां, फौजदार खां, दिलावर खां या फर्रुखसियार ने? तो फर्रुखनगर किले का निर्माण अब इसमें देखते हैं तो ऑप्शन है बी वाला हमारा। तो फर्रुखनगर किले का निर्माण किन के द्वारा कराया गया था? तो जो कि यहाँ पर फौजदार खां है इनके द्वारा। और कब हुआ था इसका निर्माण? इसका निर्माण हुआ था 1732 में। फर्रुखनगर ये गुड़गांव जो रियासत है इसके प्रथम नवाब थे फौजदार खां, इन्होंने कराया था। और फौजदार खां मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के नवाब थे। और फौजदार खान ने फर्रुखनगर में एक जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, इसके बाद अंग्रेजों ने इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वर्तमान में फर्रुखनगर का किला तो अब तो इस समय ये खंडर हो चुका है। इसके बाद है माधवगढ़ का प्राचीन किला। ये जींद, सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़ का पर है माधवगढ़ का प्राचीन किला। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? डी वाला। तो मैं से माधवगढ़, मैं से महेंद्रगढ़। तो माधवगढ़ का प्राचीन जो किला है ये महेंद्रगढ़ में है। और इसके पास में क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ। तो इसका निर्माण 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में माधवगढ़ के जो समीप अरावली की पहाड़ियों के मध्य सवाई माधव सिंह जैन इन्होंने कराया था। और विशेषता क्या है इसकी कि ये जो है पहाड़ की चोटी पर स्थित दुर्गम किला है। तो यहाँ से पहुंचने के लिए पहाड़ों को काटकर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। और सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है किला। 1753 में इस दुर्ग पर मराठा जो शासक थे इनका अधिकार हो गया था। नेक्स्ट है माधवगढ़ का किले का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? स्वाई मान सिंह, माधो सिंह, स्वाई जय सिंह या कोई भी नहीं? तो माधवगढ़ नाम से याद रह जाएगा ये, तो जो कि ऑप्शन सी में है, स्वाई माधो सिंह। इसके बाद 1753 ईस्वी में माधवगढ़ किले पर किसका आधिपत्य स्थापित हो गया था? मुगलों का, मराठों का, अंग्रेजों का या अफगानों का? तो 1753 में माधवगढ़ किले पर किसका आधिपत्य स्थापित हो गया था? अब जो कि ऑप्शन सी में है। तो 1753 में माधवगढ़ के किले पर किसका आधिपत्य स्थापित हो गया था? मराठों का। नेक्स्ट है महम किला। हरियाणा के कौन से जिले में आता है? हिसार, कैथल, रोहतक या जींद में? महम का किला। तो महम का किला जो है ये हरियाणा के रोहतक जिले में आता है। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कहाँ पर है महम का किला? ये रोहतक में है। और कब हुआ था इसका निर्माण? इसका निर्माण हुआ था 1656 में। 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में शुद्धोकलाल ने करवाया था। क्या नाम था इनका? शुद्धोकलाल, इन्होंने करवाया था। इसके बाद महम किले के निर्माण के समय मुगल शासक कौन थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो महम किले के निर्माण के समय मुगल शासक जो थे ये शाहजहां थे। तो 1656 में शाहजहां के शासनकाल में शुद्धोकलाल ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद अब बहादुरगढ़ किला, इसका निर्माण किन के द्वारा करवाया गया था? ये जंग बहादुर खान, शेख बहादुर या दारा सिकोह? तो बहादुरगढ़ किले का निर्माण किन के द्वारा कराया गया था? तो जो कि ऑप्शन सी में है। तो बहादुरगढ़, बहादुर खान, इनका नाम भी आसानी से याद रखा जा सकता है। तो बहादुर खान ने कराया था ये। और 1793 ईस्वी में बहादुर जो खान है एवं मराठा शक्तियों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बहादुर खान की सेना को जो है पराजित होना पड़ा था। और इस प्रकार से बहादुरगढ़ किले पर फिर मराठों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट है किस संधि के अंतर्गत मराठों को बहादुरगढ़ का किला अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था? तो इनके बीच में एक डील हुई थी, संधि हुई थी।
तो किस संधि के अंतर्गत मराठों को बहादुरगढ़ किला अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था? तो ये ग्वालियर की संधि थी, पुरंदर, नागपुर, सुरजी, अर्जुन गांव की संधि। कौन सी संधि हुई थी उस समय? तो जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि ये हुई थी। तो 1803 में मराठा अंग्रेजों के साथ पराजित हो गए और फिर मराठों को सुरजी अर्जुन गांव की संधि स्वीकार करनी पड़ी थी। और ये जो संधि थी, इसके अनुसार मराठों को बहादुरगढ़ का किला सहित सभी जो विजन क्षेत्र थे वो अंग्रेजों को देने पड़े थे। बहादुरगढ़ के किले को हरियाणा का सिंह द्वार या गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। तो किस संधि के अंतर्गत मराठों को बहादुरगढ़ किला अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था? सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि हुई थी। इसके बाद है, किस किले को गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहा गया है? मेहम, जॉर्जगढ़, गोहाना या बहादुरगढ़ किला? तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, तो ये बहादुरगढ़। कन्नौज का किला का निर्माण किन्होंने कराया गया था? किन्होंने करवाया था ये? मुगलों ने, मराठों, राजपूत या जाटों ने? तो किन्होंने कराया था ये? मराठों ने कराया था ये कन्नौज का। और इस किले का निर्माण जो है वो 1755 में। कब? 1755 ईस्वी में मराठा जो शासक थे इन्होंने कराया था। और 1860 में फिर आ गए। 1860 ईस्वी में एक क्षेत्र पटियाला रियासत का हिस्सा बन गया था। और इसके बाद में फिर पटियाला रियासत के महाराज थे नरेंद्र सिंह। इन्होंने कन्नौज के किले का नाम बदलकर अपने पुत्र महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ रख दिया था। तो क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कौन सा था? कन्नौज, ये इसका प्राचीन नाम था। तो पहले कन्नौज का किला था, फिर पटियाला रियासत के महाराज थे नरेंद्र सिंह। तो इन्होंने इसका नाम जो है अपने पुत्र महेंद्र के नाम पर इसका नाम महेंद्रगढ़ रख दिया था। तो इस प्रकार से महेंद्रगढ़ नाम ये हुआ है। इसके बाद पटियाला रियासत के किस शासक ने कन्नौज के किले का नाम बदलकर महेंद्रगढ़ कर दिया था? नरेंद्र सिंह, गजेंद्र, महेंद्र या दीपेंद्र? तो कौन थे? ये थे नरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, जींद किले का निर्माण करवाया था? राजा नाहर सिंह, गजपत, राजा गणपत राय, रणजीत सिंह? तो जींद किले का निर्माण किन के द्वारा कराया गया था? तो जो गजपत सिंह है इन्होंने कराया था। और इस किले का निर्माण कब हुआ था? 1755 में। 1755 ईस्वी में जिनके जो तत्कालीन राजा थे गजपत सिंह, इनके द्वारा। फिर आगे 1844 में इस किले पर जींद रियासत के नरेश स्वरूप सिंह की छोटी रानी जींद कौर का अधिकार हो गया था। तो इस किले में महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा खड़क सिंह की समाधियां भी हैं। तो इस समय तो ये टूट फूट चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा खड़क सिंह की समाधियां कहाँ पर है? पलवल, महम, गोहाना या जींद किले में? तो कहाँ पर है? तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, तो ये जींद किले में है। इसके बाद है, जॉर्जगढ़ या जहाजगढ़ किला हरियाणा के कौन से जिले में आता है? सिरसा, हिसार, रोहतक या झज्जर में? जॉर्जगढ़ या जहाजगढ़? तो इसका संबंध कौन से है? तो झज्जर से है इसका संबंध। और इस किले का निर्माण हरियाणा के झज्जर जिले के जॉर्जगढ़, जिसे जहाजगढ़ कह सकते हैं आप, इस नामक स्थान पर आयरलैंड के निवासी थे जॉर्ज टॉमस, इन्होंने कराया था। इन्होंने कराया था जॉर्ज टॉमस ने। अगला क्वेश्चन है, सोहना का किला हरियाणा के कौन से जिले में है? झज्जर, गुड़गांव, नूंह या पानीपत में? तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला है। तो सोहना का किला हरियाणा के कौन से जिले में है? गुड़गांव में है। और इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में सोहन सिंह थे, इन्होंने कराया था। नाम से ज़्यादातर तो जो नाम है वो इनके नाम पर ही है, राजाओं के नाम पर। तो सोहना, सोहन सिंह। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला है? अब ये महेंद्रगढ़, यमुनानगर, रोहतक या बल्लभगढ़? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ऑप्शन डी वाला है हमारा। तो राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर मौजूद है? ये बल्लभगढ़ में है।
और ये जो राजा नार सिंह जो है, इनके किले का निर्माण कार्य बल्लभगढ़ रियासत के राजा बलराम सिंह जो है इन्होंने कराया था। बलराम सिंह 1739 ईस्वी में बल्लभगढ़ रियासत के राजा बने थे और बलराम सिंह के बाद बल्लभगढ़ रियासत के सभी शासकों ने इसे किले का निर्माण निर्माण करने में अपना योगदान दिया था। फिर 1850 में राजा नार सिंह बल्लभगढ़ रियासत के राजा बने थे। कब? 1850 में। और राजा बनने के बाद उसने इस किले के निर्माण को पूरा करवाया, इसलिए इसे राजा नार सिंह का किला कह देते हैं। और इस किले की जो संरचना है वो भरतपुर किले से मिलती जुलती है। और इस किले की मूल विशेषता है कि इस किले के चारों कोनों पर बुर्ज बने हुए हैं जिस पर तोपें लगी हुई थी। और इस किले में 2 मुख्य द्वार है, अजीत सिंह द्वार और बल्लू सिंह द्वार। 1857 की क्रांति के बाद इस किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। वर्तमान में नारसिंह किले को नारसिंह पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग ने वर्ष 2003 में इसे हेरिटेज होटल का दर्जा प्रदान किया था। इसके बाद आ जाता है राजा नारसिंह के किले का निर्माण किसने आरंभ करवाया था? तो राजा बलराम सिंह, जय सिंह, नार सिंह या माधो सिंह। तो राजा नार सिंह के किले का निर्माण तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए है। तो सबसे पहले तो राजा जो बलराम सिंह थे इन्होंने ही कराया था ये। नेक्स्ट है राजा नार सिंह की संरचना राजस्थान के कौन से जिले से मिलती जुलती है? जैसलमेर, भरतपुर, जयपुर या फिर अलवर से। तो नार सिंह के किले की संरचना राजस्थान के कौन से किले से मिलती जुलती है? तो ये है भरतपुर किले से। इसके बाद है कुंजपुर का किला। ये कहाँ पर है? हिसार, पानीपत, करनाल या सिरसा। तो कहाँ पर है कुंजपुरा का किला? कैसे कुंजपुरा, कैसे करनाल। तो कुंजपुरा में तो सैनिक स्कूल भी है, तो ऐसे भी आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे। इसके बाद है हरियाणा में महाभारत कालीन निर्मित कुल कितने दुर्गों का उल्लेख हमें मिलता है? 7, 9, 10 या फिर 12। तो हरियाणा में महाभारत कालीन निर्मित कुल कितने दुर्गों का उल्लेख हमें मिलता है? तो इनकी संख्या 10 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महाभारत कालीन 10 दुर्गों के मिलने के कारण हरियाणा प्रदेश को कौन से नाम से भी जाना जाता है? दशार्थ, 10 दुर्ग, दशार्थ या दशार्थ। तो कौन से नाम से भी जाना जाता है? तो ये है दशार्थ। इसके बाद है चनेटी स्तूप। यह नारनौल, जगाधरी, हांसी या फिर तरावड़ी। कहाँ पर है चनेटी स्तूप? तो चनेटी कहाँ पर है? चनेटी है यमुनानगर में। यमुनानगर में क्या? जगाधरी में है। तो चनेटी का स्तूप जो है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो जो कि ऑप्शन सी में है, तो ये जगाधरी में है। चनेटी गांव है वहां पर है और लगभग 100 मीटर की परिधि में विस्तृत है। इसके बाद है चौर गुम्बद। इसका निर्माण हरियाणा के कौन से जिले में किया गया था? जींद, महेंद्रगढ़, करनाल या बहादुरगढ़ में। चौर गुम्बद का तो जो कि ऑप्शन सी में है। तो चौर गुम्बद का निर्माण हरियाणा के किस जिले में हुआ है? तो ये महेंद्रगढ़ जो है इसमें हुआ है। और हरियाणा के जो महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल जो स्थान है, यहाँ पर इस ऐतिहासिक गुम्बद का निर्माण अफगान सरदार थे जमाल खान, इन्होंने अपनी समाधि के रूप में करवाया था। अगला क्वेश्चन है लुदेसर गांव की शहीदी स्मारक हरियाणा के किस जिले में है? भिवानी, अंबाला, करनाल या सिरसा में। तो लुदेसर गांव की शहीदी स्मारक, अब जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में है। तो कहाँ पर है लुदेसर गांव की शहीदी स्मारक? तो ये सिरसा में है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, सिरसा से करीब 28 किलोमीटर दूर है लुदेसर गांव में। इसके बाद है शहीदी स्मारक का निर्माण लुणकसर गांव में, अकलतारा में, लुदेसर ताउड़ गांव में है। शहीदी स्मारक का निर्माण किया गया है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन है बी वाला हमारा, तो लुदेसर गांव है।
इसके बाद है नारनौल में निर्मित जल महल का निर्माण, ये करवाया था मुर्शिद खां, जागीरदार खां, फतेह खां या जागीरदार कुली खां ने। तो नारनौल में निर्मित जल महल का निर्माण किन्होंने कराया था? अब जो कि ऑप्शन डी में है यहाँ पर, तो ये थे जागीरदार कुली खां। इसके बाद है तोसाम की बिरादरी, हरियाणा के कौन से जिले में है? जींद, करनाल, पानीपत या भिवानी में तोसाम की बिरादरी, तो जो कि ऑप्शन डी में है। कहाँ पर है ये? भिवानी में है। और पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी इसको कह देते हैं, और 12 द्वार हैं इसमें। और इसका निर्माण ऐसे किया गया था कि केंद्रीय कक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति चारों ओर आसानी से अवलोकन कर सकता था। इसके बाद है तोसाम बिरादरी, इसको अनंगपाल की कचहरी, विग्रहपाल, पृथ्वीराज या कोई भी नहीं, तो इसको क्या कहा गया है तोसाम बिरादरी को? तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन है बी वाला, तो पृथ्वीराज की कचहरी इसको कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से नारनौल में एक महल बनवाया गया था जो मुगल बादशाह शाहजहां के दीवान थे, तो ये बीरबल थे, राय माधव दास, राय मुकुंद दास या कोई भी नहीं। तो इनमें से किसने नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल बादशाह शाहजहां के दीवान थे? अब जो कि ऑप्शन बी में है, तो कौन थे? राय मुकुंद दास। इसके बाद है बीरबल का छत्ता, इमारत हरियाणा के कौन से नगर में है? नारनौल, हांसी रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ में, तो जो कि ऑप्शन 1 में है। तो बीरबल का छत्ता कहां पर है? नारनौल में है। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तो ये राय मुकुंद दास का छत्ता कह देते हैं या बीरबल का छत्ता नारनौल में, एक बीरबल का रंग महल वो बूढ़िया में है, तो ये राय मुकुंद दास का छत्ता भी कह देते हैं या बीरबल का छत्ता, तो ये नारनौल जो इसमें से आंसर हमारा हो जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले का जो नारनौल है वहां पर है। तो इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के शासन में नारनौल के दीवान थे राय मुकुंद दास, इन्होंने कराया था। तो राजा जो ये सेनापति जो थे बीरबल, तो इससे इसका संबंध था, इसी कारण से इसको बीरबल का छत्ता भी कह देते हैं। इसके बाद है सलारगंज गेट, गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद, पानीपत, कहाँ पर है सलारगंज गेट? अब जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो सलारगंज गेट कहाँ पर है? पानीपत में है ये, और इसका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोरी महल एवं बाराखंबा छतरी, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजा राम, गोकुल, सूरजमल या टोडरमल ने, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी है। तो किशोरी महल एवं बाराखंबा छतरी का निर्माण किन्होंने कराया था? ये सूरजमल जो है इन्होंने कराया था। और कब हुआ था इसका निर्माण? इसका निर्माण हुआ था 1754 से 1764 के मध्य में। जाट राजा थे सूरजमल, तो इन्होंने कराया था, इनकी धर्म पत्नी थी उसके नाम पर। इसके बाद है बीरबल का रंग महल, ये फरीदाबाद, यमुनानगर, गुड़गांव या बहादुरगढ़, कहाँ पर है बीरबल का रंग महल? तो जैसे कि ऊपर हमने क्वेश्चन में बात की थी, तो बीरबल का रंग महल ये यमुनानगर में जो जगाधरी में कह लो आप, जगाधरी में जो ये बूढ़िया स्थान है तो वहां पर है। तो इस रंग महल का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गुरुकुल झज्जर पुरातत्व संग्रहालय में कहां से प्राप्त सिक्के रखे गए हैं? रोहतक, अग्रवाल, झज्जर या दोनों से? तो गुरुकुल झज्जर पुरातत्व संग्रहालय में कहां से प्राप्त सिक्के रखे गए हैं? अब जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो रोहतक और अग्रोहा। और ये पुरातत्व जो संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में, इसकी स्थापना कब हुई थी? एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, और किन्होंने की थी? स्वामी
ओमानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुकुल झज्जर में हरियाणा प्रांतीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1954, 57, 59 या 62 में। तो गुरुकुल झज्जर में हरियाणा प्रांतीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना, जो कि ऑप्शन सी में है, तो 1959 में। नेक्स्ट है, गुरुकुल झज्जर में हरियाणा प्रांतीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? स्वामी कुंभाराम, रामानंद, ओमानंद या परमानंद ने। तो जो कि ऑप्शन बी में है, तो कौन थे? स्वामी ओमानंद। अगला क्वेश्चन है, होम ऑफ फोक आर्ट संग्रहालय ये कहाँ पर है? फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, गुड़गांव या मेवात में। होम ऑफ फोक आर्ट, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी है। तो होम ऑफ फोक आर्ट संग्रहालय कहाँ पर है? गुड़गांव में है। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1984 में। और किन्होंने की थी? सी आर्यन इन्होंने। तो अगला क्वेश्चन है, होम ऑफ को आर्ट संग्रहालय की स्थापना का श्रेय? तो यह केसी आर्यन। नेक्स्ट आ जाता है श्री कृष्ण संग्रहालय। इसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। अम्बाड़ा, सोनीपत, कुरुक्षेत्र या पानीपत में। कहाँ पर हुई थी श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना? तो जो कि ऑप्शन बी में है। तो कहाँ पर है श्री कृष्ण संग्रहालय? तो ये कुरुक्षेत्र में है और 1987 में हुई थी इसकी स्थापना। 3 मंजिला है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पनोरमा एवं विज्ञान केंद्र ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत में। पनोरमा एवं विज्ञान केंद्र, तो ये भी जो है कुरुक्षेत्र में है। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है, पनोरमा विज्ञान केंद्र में आधुनिक उपकरणों के माध्यम से किसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है? मानव सभ्यता, विज्ञान, धार्मिक गतिविधियों या राजनीतिक गतिविधियां। तो पनोरमा विज्ञान केंद्र में आधुनिक उपकरणों के माध्यम से किसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है? तो कोई इसकी राजनीतिक गतिविधियों की। पानीपत संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1997, 2003 या 5 में। कब हुई थी? तो वर्ष 2000 में पानीपत युद्ध स्मारक समिति के द्वारा की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था, पानीपत की जो 3 लड़ाइयाँ हैं इनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न कला, इतिहास, शिल्प और पुरातत्व की व्यापक जानकारी प्रदान करना। तो पानीपत तो अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। पहले 1526 में हुई थी, फिर 56 में हुई, फिर 1761। इस प्रकार से 3 लड़ाइयाँ यहाँ पर हुई थी। इसके बाद है क्वेश्चन हमारा, लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय हरियाणा के जिले में है? हिसार, पलवल, सिरसा या बहादुरगढ़। तो लीला दुखी स्मारक सरस्वती, तो जो कि ऑप्शन बी में है। तो कहाँ पर है? ये सिरसा में है। और इसकी स्थापना 2001 में बाल भवन सिरसा के द्वारा सिरसा में की गई थी। और इस संग्रहालय को 26 अप्रैल 2001 को हिसार के तत्कालीन मंडल आयुक्त थे श्रीमती उमेश नंदा, इनके द्वारा सर्वसाधारण को समर्पित किया गया था। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रांगण में धरोहर संग्रहालय की स्थापना 2002, 4, 6, 8 कब हुई थी? कुरुक्षेत्र में है ये धरोहर, तो जहाँ पर हरियाणा की जो प्राचीन संस्कृति जो है उसके प्रमाण आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कैसे जीवन था पहला, तो अब इसकी बात करते हैं। तो ऑप्शन रहेगा सी हमारा, तो वर्ष 2006 में। नेक्स्ट है, जयंती पुरातात्विक संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में है? मेवात, नूंह, बल्लभगढ़, करनाल या जींद में। तो जयंती पुरातात्विक संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो कि ऑप्शन सी में है, जींद में। इसके बाद चौधरी छोटूराम स्मारक संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में है? महेंद्रगढ़, बलरामगढ़, बहादुरगढ़ या रोहतक में।
चौधरी छोटूराम स्मारक संग्रहालय। अब जो कि ऑप्शन डी में है, तो कहां पर है ये? रोहतक में है। तो ये हरियाणा के रोहतक जिले का जो गढ़ी सांपला स्थान है, वहां पर 2013 में सर छोटूराम संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो इसमें जो चौधरी छोटूराम है, इससे संबंधित जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा किया गया है, उनको संग्रहित इसमें किया गया है। और ये जो संग्रहालय इसको सितंबर 2013 में पुरातात्विक विभाग को सौंप दिया गया था। और इस संग्रहालय में 9 अक्टूबर फिर 2018 को जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इन्होंने चौधरी छोटूराम जी की 64 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया था। इसके बाद है पुरातत्व संग्रहालय थानेसर में स्थित है। क्या है थानेसर में? बाबा फरीद गज शंकर के मकबरे के प्रांगण में, गरीब नवाब मकबरे के प्रांगण में, शेख चिली के मकबरे के प्रांगण में, और या शेख चिली के मकबरे के प्रांगण में। तो पुरातात्विक संग्रहालय थानेसर कहाँ पर है? तो जो कि ऑप्शन सी में है, तो थानेसर में है ये शेख चिली का मकबरा। हेलो, क्वेश्चन है हमारा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान कौन से विद्वान का रहा था? पंडित स्थाणुदत्त शर्मा का, सीताराम का, जयराम शर्मा या कपिल देव शास्त्री? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान, तो इसका संबंध है ऑप्शन ए से, पंडित स्थाणुदत्त शर्मा से। इसके बाद हरियाणा का पहला व्यक्तित्व संग्रहालय गुलजार लाल नंदा संग्रहालय, ये अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, नूह या बहादुरगढ़ कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और ये हरियाणा का पहला व्यक्तित्व संग्रहालय है जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न गुलजार लाल नंदा को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण संग्रहालय, इसमें सदाचार स्थल पर स्थापित संग्रहालय किसे समर्पित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजार लाल नंदा या इंदिरा गांधी? तो श्री कृष्ण संग्रहालय में सदाचार स्थल पर स्थापित संग्रहालय किसे समर्पित है? अब जो कि ऑप्शन सी में है, तो गुलजारी लाल नंदा। इसके बाद गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय हरियाणा के कौन से जिले में है? यमुनानगर, हिसार, सोनीपत या पानीपत में? तो ये सोनीपत में है। नेक्स्ट आ जाता है क्षेत्रीय संग्रहालय जहाज कोठी, इसका निर्माण कब हुआ था? 1795, 96, 97, 98 में? तो ये क्षेत्रीय संग्रहालय जहाज कोठी का निर्माण तो ये हुआ था 1796 में। और कहाँ पर है? हिसार में है। तो इसमें इसका निर्माण जो है 1796 में आयरलैंड निवासी थे जॉर्ज थॉमस, इन्होंने कराया था। तो ये तो जो हमारे आपके यहाँ पर हरियाणा जी के जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद में फिर हमारे आपके अन्य जो सब्जेक्ट है, जो पूर्व वर्ष में आपका एग्जाम हुआ था सिटी वाला, इसके जो क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5 संतरे ₹10 के भाव से खरीदकर 6 संतरे ₹15 के भाव में बेच दिए गए, तो इसमें लाभ जो हुआ वो कितना हुआ था? 35, 40, 50 या 25? अगर 5 संतरे ₹10 के भाव से खरीदे और 5 संतरे ₹10 के भाव से खरीदे गए और 6 संतरे 15 के भाव में बेचे गए, तो देख ही सकते हैं आप। तो लाभ कितना हुआ था इसमें? तो लाभ ये होगा कितना? 25% का होगा इसमें लाभ। अब इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर एक संतरे का सीपी 10/5 मतलब ₹2, और ये इसी प्रकार से एक संतरे का एसपी 15/6 मतलब ₹2.5। तो लाभ कितना होगा? 2.5 - 2/2 गुणा 100 अर्थात 25%। इसके बाद है कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था? समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र या पंथ निरपेक्ष? तो 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, तो कौन सा था ये? तो इसमें ए डी ये दोनों ही आ जाएंगे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां जो संशोधन था, इसके द्वारा 1976 में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता
इसको जोड़ा गया था। तो संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में भारत की संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। 2005 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब कौन सा नहीं था इसमें ठीक? यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंध को कानूनी संरक्षण नहीं देता। कौन से वाला? 2005 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। यह अधिनियम आर्थिक शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। यह अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। यह अधिनियम महिलाओं की शारीरिक और तथा वाचिक शोषण दोनों से सुरक्षा करता है। कौन सी वाली बात ठीक है इसमें? ऑप्शन 1 वाली। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के द्वारा वैवाहिक संबंधों के साथ लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं होता, जबकि यह अधिनियम आर्थिक व यौन शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है और इसके साथ ही महिलाओं की शारीरिक तथा वाचिक शोषण दोनों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है संघाई जो सहयोग संगठन था एससीओ। सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ताशकंद में, कीव, टोक्यो या अस्ताना में? कहाँ पर हुई थी? तो ये 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक किसकी? एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन की। तो क्योंकि पुराना क्वेश्चन है 2022 का, तो इसके अनुसार जो हुई थी ये अस्ताना में हुई थी। इसके बाद है इनमें से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट से गंतव्य पता एड्रेस निकालता है और इसे एक तालिका में देखता है कि पैकेट को कहां भेजा जाए और केवल निर्धारित उपकरणों को सिग्नल भेजता है? तो ये स्विच, रूटर, गेटवे या हब क्या है? अब जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एग्जाम में करंट के ही क्वेश्चन आते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन जो कभी नहीं बदलते उनको ही हम करेंगे। तो जो कि ऑप्शन 1 में है। तो कौन सा है? स्विच। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क, अब इसकी फुल फॉर्म है ये लैन की, जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क। इसी प्रकार से वैन भी आपको देखने को मिल सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जो लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये डेटा पैकेट से गंतव्य को पता निकालता है और देखने के लिए तालिका में देखता है कि पैकेट को कहाँ भेजा जाए। तो ये सभी को भेजने के बजाय केवल चुनिंदा डिवाइसों को सिग्नल भेजता है। इसके बाद है इनमें से किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने के काम करते हैं? तो इसमें प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर स्कैनर मतलब कौन सा था? इसमें आउटपुट के काम आते हैं, तो आउटपुट वाले देखने होंगे हमने। तो ये थे ऑप्शन बी वाले। एलईडी मतलब मॉनिटर कह सकते हैं आप, डिस्प्ले मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर। तो ये क्या है? आउटपुट हैं सारे के सारे। तो ये जो विकल्प है इनमें से एलईडी, डिस्प्ले मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर का उपयोग कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस के रूप में सूचना प्राप्त करने हेतु किया जाता है। और उल्लेखनीय है कि आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के बाद परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करके उसे दूसरे रूप में अनुवादित करता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि कभी नहीं बदलने वाला है। तो टेक्टोनिक गतिविधि के द्वारा हुई थी उत्पन्न। तो चिल्का, वूलर, कोलेरू या सांबर झील कौन सी थी? तो ये थी वूलर झील। तो ये टेक्टोनिक मतलब विवर्तनिकी गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुई थी और कश्मीर के बांदीपोरा जिले में है और ये एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक है। और ये उल्लेखनीय है कि सांबर झील राजस्थान, चिल्का उड़ीसा और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। तो इसके साथ ही ये तीनों भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वूलर झील ये कश्मीर में है, कश्मीर के बांदीपोरा जिले में। और इसके साथ ही जो सांभर झील है ये कहाँ पर हो जाएगी? राजस्थान में। चिल्का झील उड़ीसा में है और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद जो तत्वों की दी हुई एक सूचना मतलब स्पॉटिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है? जो तत्वों की दी हुई एक सूची को स्पॉट करने और उनके क्रम में न होने पर उनकी अदला बदली से संदर्भित है।
तो स्पॉटिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम, तो उसका नाम है बबल सॉर्ट। तत्वों की दी हुई सूची को स्पॉट करना और उनके क्रम में न होने पर उसकी अदला बदली करके क्रमबद्ध करना बबल सॉर्ट को संदर्भित करता है। इसके बाद वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो नए राज्यों का सृजन करने के लिए इनमें से किस राज्य को दो भागों में बांटा गया था? अहमदाबाद, दमन, नागपुर या बॉम्बे को? तो बॉम्बे था ये। तो 1 मई 1960 को बॉम्बे को दो हिस्सों में बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था। गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र का गठन हुआ था। उल्लेखनीय है कि राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम 1956 इसमें पारित किया गया है और इस जिसके अंतर्गत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हुई थी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा था? पाकिस्तान, मैक्सिको, सऊदी अरब या चीन? तो कौन सा था यहाँ पर? ये था सऊदी अरब। तो 2015 में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश सऊदी अरब था। मैक्सिको 1953, पाकिस्तान 1947 और चीन 1949 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। नेक्स्ट आ जाता है नगद आरक्षित अनुपात मतलब CRR को किसके पास रखा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारत का वित्त आयोग या भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक? तो ये जो CRR जो है किसके पास रखा जाता है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। तो नगद आरक्षित अनुपात मतलब CRR एक बैंक की कुल जमा राशि का प्रतिशत है, इसलिए इसे तरल रूप में बनाए रखना अनिवार्य होता है और यह राशि RBI के पास रखा जाता है। इस राशि का उपयोग बैंक द्वारा न ऋण देने में और नए निवेश में इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार करने की सरलता के सूचकांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान प्राप्त हुआ था। तो 2021 का है क्वेश्चन यहाँ पर, चीन, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल या भारत? तो अब इस क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, तो इसका आंसर सिर्फ आप वैसे याद रख सकते हैं। व्यापार करने में सरलता के सूचकांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान जो प्राप्त किया था तो ये न्यूजीलैंड ने किया था, क्योंकि एग्जाम में आपके करंट अफेयर जो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एपिकल मेरिस्टेम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह तने और जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। तो एपिकल मेरिस्टेम, अब ये इसकी वजह से तने अथवा जड़ का घेरा बढ़ता है। यह कुछ पौधों में गांठ के पास पाया जाता है। कौन से वाले आपको बात लग रही है इसमें? ठीक, तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी था, इसमें केवल ए वाली ही बात इसमें ठीक थी कि यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। अब एपिकल मेरिस्टेम मतलब शीर्षस्थ विभज्योतक पौधे के तने और जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने और तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। पार्श्वी भज्योतक कैम्बियम के कारण तीन के तने या जड़ का घेरा बढ़ता है, ना कि एपिकल मेरिस्टेम के कारण। तो इसी कारण से जो इसमें ऑप्शन ए को माना गया था। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है और अगले 5 सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की औसत गति क्या हो सकती है? अगर कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर और 5 सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करती है, तो गति वाला जो फार्मूला है वो चलेगा इसमें। तो गति का क्या फार्मूला होता है? दूरी बटे समय। तो कितना आएगा दूरी बटे समय? 9 + 23 बटे 3 + 5 मतलब 32 बटे 8, तो कितना हो जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यही कहा गया था यहाँ पर कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर और अगले 5 सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करती है। तो 9 + 23 और 3 बटे 5।
अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या थी। थीम वाला क्वेश्चन एक आपको देखने को मिल सकता है। तो विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु। अब ये परिस्थिति के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। दिल्ली प्रोटोकॉल @ 30 मतलब जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग, या रियो प्रोटोकॉल @ ओजोन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। तो ये 2022 में जो था विश्व ओजोन दिवस, इसकी थीम क्या थी? तो यही थी 20 वाली बी वाली, पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। और 23 वाली क्या थी इसमें? 23 की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। इसके बाद क्वेश्चन है एचटीटीपी का परिवर्णी शब्द है जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग किया जाना चाहिए। फुल फॉर्म क्या होती है एचटीटीपी की? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कहा जाता है इसको। ऑप्शन डी वाला, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसके बाद है इनमें से किस विकल्प में अलंकार व उससे संबंधित उदाहरण सम्मिलित नहीं है? अब रूपक अलंकार की बात करें तो नील प्रधान बीज सुकुमार कुल राम मृदुल आदि गुलाम, खिला जो बिजली का फूल और मेघवन बीज गुलाबी रंग, उपमा पीपर पासरिस मंडोला, श्लेष शुभ्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, मानविका संध्यागन माला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट। तो कौन सा है यहाँ पर एक सम्मिलित नहीं था? यही ऑप्शन एक वाला, नील प्रधान बीज सुकुमार खुला मृदुरद खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, ये वाला। क्योंकि ज्यों तो जो आते हैं ये उसमें आते हैं उत्प्रेक्षा वाले में। तो ये काव्यांश छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद के जो महाकाव्य है कामायनी, उसमें से लिया गया था। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और किन से आप इसका पता लगा सकते हैं? तो उसमें ज्यों, मानो, मनु, जन हो, ऐसे कुछ शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आप उनका पता लगा सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके बाद है कीर्तिभान भूगोल विषय में अभिज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का उदाहरण स्पष्ट उपसर्ग स्पष्ट कीजिए। तत्सम विदेशी तद्भव, तत्सम विदेशी तद्भव। तो कीर्तिभान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द में उपसर्ग कौन सा है इसमें? तो इसमें है तत्सम उपसर्ग। तो अज्ञान में क्या है? तत्सम है। कौन से होते हैं तत्सम? तत्सम होते हैं संस्कृत वाले, मतलब जो जिसे आप संस्कृत में लिखोगे वो है तत्सम, और उनका जो अर्थ होगा वो उसे आप तद्भव को कहोगे। तो रेखांकित शब्द में अज्ञान ये तत्सम है, मतलब संस्कृत में लिखते हैं हम इसको। तत्सम उपसर्ग में तत्सम संज्ञा और विशेषण आदि संस्कृत के शब्दों से जुड़कर बनते हैं। अज्ञान का तद्भव होगा अजान। अज्ञान है कह देते हैं ना कि ये तो अज्ञान है, मतलब इसको उस बात के बारे में पता नहीं है। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा था इसमें? तो यही था, मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। मेरी मित्र के बाद कौन आएगा? जो एक लेखिका है, इसके बाद कौन आएगा? अलग अलग वाक्य हैं। आजकल एक पुस्तक लिख रही है, पूर्ण विराम हो गया और कॉमा लग गया ऊपर मत। तो विराम चिन्ह की दृष्टि से इसको सही माना गया है। इसके बाद सिपाही ने चोर को पकड़ लिया। तो प्रयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है ये? अब अप्रत्यय कर्म कारक साधारण वाक्य है, प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य है, सप्रत्यय कर्म कारक साधारण वाक्य है, प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य है। तो किस प्रकार का है यहाँ पर वाक्य है? सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो ये है अप्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य है। तो सिपाही ने चोर को पकड़ा तो प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य है। तो जहां पर क्रिया के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर क्रम के अनुसार होंगे, जहां क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के अनुसार न होकर क्रम के अनुसार होंगे तो वहां पर अप्रधान कर्ता कारक होगा और इसमें ने विभक्ति लगा हुआ है।
सिपाही ने। इसके बाद है बड़बड़ाना, खटखटाना, भन बनाना। शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया था? प्रेरणा का एकाक्षरी या अनुकरण संयुक्त, बड़बड़ाना, खटखटाना, भन बनाना। तो इसमें था अनुकरण धातु का। बड़बड़ाना, खटखटाना, भन बनाना, तो अनुकरण धातु का प्रयोग हुआ इसमें। तो किसी पदार्थ की ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनाई जाती है उन्हें अनुकरण धातु कहते हैं, और ये धातु ध्वनि सूचक शब्द के अंत में आ ना जोड़ने से बनती है। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन सी अनुकरण धातु तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो किसी पदार्थ की ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनाई जाती है उन्हें अनुकरण धातु कहा जाता है, और इनके अंत में आना ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है अब पछताए को जब चिड़े चुग गई खेत। प्रसिद्ध मुहावरा आता है, चिड़े को खेत नहीं चुगने देना, चिड़े को खेत चुगने देना, अवसर बीत जाने पर व्यस्त पछताना, अवसर का व्यर्थ ना जाने देना। क्या मतलब होता है इसका? तो यही होता है, अगर कोई काम आपसे निकल जाता है तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं, तो टाइम रहते उसको उस पर विचार कर लेना चाहिए। तो अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब अवसर बीत जाने पर व्यस्त पछताना बेकार है। तो और कह देते हैं कि जैसे सांप जाने के बाद उसकी परछाई को, मतलब उसकी जो पैर जो होती है उसको पीटने से कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट है निम्न लिखित विकल्प में से तत्सम रूप बताइए। तत्सम का मतलब संस्कृत का, वो कौन सा है जो संस्कृत का है? तो यही है वक, क्योंकि आग को क्या कहेंगे हम? अग्नि कहेंगे संस्कृत में, आग को अक्षी कहेंगे, बगुले को वक कहेंगे। तो इसी कारण से अलग था ही, क्योंकि संस्कृत वाला बतलाना था हमने। इसके बाद मेरे माता पिता रहते हैं वाक्य के स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम बताना है। विलोम मतलब उल्टा विपरीतार्थक। अब मेरे पिता रहते हैं, नगर का बतलाना, कौन सा बनेगा? नगर का गांव बनेगा। तो मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। इसके बाद है इनमें से स्त्रीलिंग नहीं है। अब वो कौन सा है जो कि स्त्रीलिंग नहीं है? दुनिया, किस्सा, सलाह, अदालत। तो यही है ऑप्शन बी वाला, स्त्रीलिंग नहीं में पूछा गया था, क्योंकि दुनिया, सलाह, अदालत स्त्रीलिंग शब्द है, किस्सा पुल्लिंग है। संकल्प में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, गुण, विधिरग, कौन सी है यहाँ पर? तो इसमें आई थी व्यंजन वाली। तो किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे सम प्लस में कल्प, तो क्या बनेगा? समकल्प। ऊपर चल जाएगा, मैकन हो जाएगा, समकल्प बन जाएगा ये। नेक्स्ट है विकल्प में से प्रत्येक के सम्मिलित विकल्प की पहचान कीजिए। अ चर व्यात लेखक, मतलब ये जो है कौन सा इसमें? चर में अ, व्याद अ, लेखक अक, तो गलत हो गया। अफसरी गलत हो गया, चढ़ाई शिवानी गलत हो गया। तो इसमें सही बतलाना था कौन सा है, तो सही था ये वाला, रावण अन, मोहन अन, श्रवण अन। तो दी गई विकल्प में प्रत्येक के प्रयोग की दृष्टि से अन, रावण, मोहन, श्रवण ये बनेगा, क्योंकि प्रत्येक शब्द में अन लगा हुआ है। अब ये लेखिका था, इसमें प्रिया ये अलग हो गए, वाला अलग हो गया, इसमें अन्य हो गया, इसमें ये हो गया, ये गलत हो गया, इसमें अक हो गया, इसमें चर और व्या तो ठीक था, ये अक हो गया। इस कारण से बस यही ठीक था इसमें। तो इसके बाद है भरसक स्मृत पद का उचित विग्रह कौन सा बनेगा? शक्ति के अनुसार, पूरी शक्ति से, भरपूर शक्ति से, भर के शक्ति, भरसक, तो यही है इसमें पूरी शक्ति से। तो भरसक समस्त पद का उचित विग्रह पूरी शक्ति से होगा। कौन सा समास है इसमें? अव्ययभाव समास, क्योंकि अव्ययभाव समास कहाँ पर होगा? जहाँ पर शुरू में अव्यय उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट है सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा हो सकता है? तो यही कहा जाता है इसको महीपति। राजा, निधिपति, भूपत, महीप, नरेश, महीपति, महीपाल, नरेंद्र, ऐसे बहुत सारे नाम हैं इनके पर्यायवाची।
इसके बाद है निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म कौन सा हो सकता है। अब कौन सा हो सकता है, अपनी इच्छा से काम करने वाला को इच्छाचारी या स्वेच्छाचारी, पर्वत के पास की भूमि ऊषर, ऊपर की ओर उछाला गया उत्क्षिप्त, इंद्रकोश में करने वाला इंद्र निग्रह है। तो कौन से वाला असंगत युग्म है, कौन सा है असंगत, ये वाला। पर्वत के पास की भूमि को ऊषर कहा जाता है, तो क्योंकि उसको ऊषर नहीं कहा जाता, उसको उपत्यका कहा जाता है, पर्वत के पास की भूमि। इसके बाद है निम्नलिखित विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है वो बतलाइए। कौन सा शुद्ध है, शुद्ध है इसमें, तो यही है ऑप्शन सी वाला सांसारिक, क्योंकि अध्ययन में अध्ययन होता है, डबल या होना चाहिए थे, वास्तविक में आधा होना चाहिए था, संसारिक में होना चाहिए था सांसारिक, और निरपेक्ष में निर होना चाहिए था, तो इस कारण से गलत थे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस। तो मतलब ये क्या है, लाइनें कुछ आगे पीछे हैं और सही क्रम जो वो आपने बतलाना है इनका। तो कौन सा बनेगा सही क्रम, यह बनेगा QSPR। तो लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज टू वर्क इज ए गिफ्ट, द पावर टू वर्क इज ब्लेसिंग एंड द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस। तो मतलब इस प्रकार से लाइन ये बनेगी। इसके बाद चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस। ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी, इसका बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, तो ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी, लेट ए कप ऑफ कॉफी वाज ब्राउट, लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्राउट, या ही रिक्वेस्ट यू टू ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी। कौन सी बात ठीक लग रही है आपको ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी वाली में, तो यही भी ये वाली, लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्राउन। तो लेट होगा इसमें ऑब्जेक्ट, इसके साथ बी और पार्ट पार्टिसिपल, तो लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्राउन, ये वाली बनेगी। तो यही हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।